हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आइडल देव क्लासेस में। बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर पहले के भी वीडियो लेक्चर की भांति पसंद आएगा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं की सीरीज चल रही है। उसके अंतर्गत अलग अलग खंडों के अध्यायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने भूगोल खंड के अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं का जो अध्याय है उसे 1 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा और वह भी बहुविकल्पी रहेगा। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है, चाहे वो सही जोड़ी हो या फिर सही विकल्प हो, उनको आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुन लेना, आपका 1 नंबर यहाँ तैयार हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि यह वीडियो लेक्चर 10 या 12 मिनट का हो, ताकि आप भी कम से कम समय में इस चैप्टर को तैयार कर लें। बच्चों, आप इस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह 10-12 मिनट में ही आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इससे सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है। तो बिना किसी देरी करे, समय व्यर्थ किए, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनकर बताना है। तो पहला सही विकल्प क्या है? प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंड में पुनः संकलित किया गया है? यानी यह प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में बांटा गया है। तो पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 20। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित उत्तर और दक्षिण गलियारा से जुड़े हुए हैं? मतलब हमें यहाँ पर दो स्थानों के नाम बताना है जो उत्तर और दक्षिण के गलियारों से जुड़े हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है श्रीनगर और कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है मुंबई तथा नागपुर, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और कोलकाता, चौथा ऑप्शन है नागपुर तथा सिलीगुड़ी। बच्चों, यहाँ पे उत्तर दक्षिण गलियारा पूछा है, और नागपुर किस साइड में है? किस साइड में बच्चों? पश्चिम की साइड में। और सिलीगुड़ी कहाँ पर है? सिलीगुड़ी पूर्वोत्तर में है। तो यह आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मुंबई और नागपुर तो पास पास में है, तो यह उत्तर भी नहीं हो सकता। मुंबई पूर्व में है और कोलकाता पश्चिम में, जबकि यहाँ पर उत्तर दक्षिण गलियारा पूछा, तो यह उत्तर भी नहीं हो सकता। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रीनगर और कन्याकुमारी। क्या होगा बच्चों? श्रीनगर और कन्याकुमारी। ठीक है बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे पूछ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी में कौन से पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया? मतलब कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी यदि आप भारत का नक्शा ध्यान से देखेंगे तो ये गुजरात में पड़ती है। ठीक है बच्चों, जब पाकिस्तान से हमारा विभाजन हुआ तो उस समय हमारे जो बंदरगाह था, एक जो प्रमुख बंदरगाह था, वो किसके अंतर्गत चला गया? वो चला गया पाकिस्तान के पास चला गया। उस बंदरगाह का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए कच्छ की खाड़ी में एक पहला पत्तन बनाया गया था। तो यह पहले पत्तन का नाम जानना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कांडला, दूसरा है मुंबई, तीसरा है हल्दिया, चौथा है चेन्नई। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कांडला बंदरगाह। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बच्चों, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यह प्रश्न पूछ रहा था। पहला ऑप्शन है 1953 में, दूसरा है 1853 में, तीसरा है 1753 में, चौथा है 1653 में। आप भी बताओ बच्चों, 1853 में तो पहली बार रेल चली थी, तो कैसे राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है? 1653 तो 1853 से भी पहले है। ठीक उसी प्रकार 1753 भी 1853 से पहले है। जब 1853 में रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी के बाद ही तो वायुयान आएगा ना, है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1953। बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही विकल्प का प्रश्न क्रमांक 5, भारत की कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है? और ये प्रश्न हमसे जानना चाह रहा है कि जो भारत से लौह अयस्क अन्य देशों में निर्यात किया जाता है, उसका 50% जो कुल निर्यात होता है, कुल निर्यात का 50% किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है मार्मागाओ और चौथा है कोच्चि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? मार्मागाओ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 है, यह हमसे पूछ रहा है कि खालिस्तान लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। बच्चों, यहाँ पर हमसे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि जो पर्यटन उद्योग है उसमें प्रत्यक्ष रूप से कितने लोग संलग्न हैं। तो बच्चों, कितने लोग संलग्न हैं? लगभग
कितने लाख लोग? तो 150 लाख लोग। कितने लाख लोग? 150 लाख, या हम बोल सकते हैं 1,50,00,000 लोग। ठीक है बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है ना। जैसे हृदय परियोजना हो गई, है ना, ये सब चीज़ें, कई सर्किट का निर्माण किया जा रहा है, जैसे रामायण सर्किट हो गया, या है ना, या बौद्ध सर्किट हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है बच्चों, अगले रेगिस्तान की तरफ है, जो दूसरा नंबर का रेगिस्तान है, वो क्या कह रहा है? राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान खालिस्तान कहलाता है। आप ही बताइए, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, खालिस्तान देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। बच्चों, वो क्या हो सकता है? दूरदर्शन। दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो तब तक हमारे देश में उदारीकरण नहीं हुआ था और निजीकरण नहीं हुआ था, तब तक वही एकमात्र चैनल हुआ करता था जो हमारे देश के समाचार पत्रों को एक शहर से दूसरे शहर और अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करता था, या देश की जनता तक। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न क्रमांक 3 जो रिक्त स्थान है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूरदर्शन हो जाएगा। अब रिक्त स्थान का प्रश्न क्रमांक 4 हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग खालिस्तान सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे हमसे सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग पूछ रहा है विश्व की, तो ये कौन सी है? अटल टनल। कौन सी है? अटल टनल, जिसे बनाया किसने? सीमा सड़क संगठन के द्वारा। अगला रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 5 है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रखरखाव खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो आप ही बताइए, जिला मार्ग की सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? लोक निर्माण विभाग। हर राज्य में, हर जिले में एक लोक निर्माण विभाग होता है जो जिला सड़कों की देखरेख करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, हमारे यहाँ पे रेगिस्तान समाप्त होते हैं, हम अब बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो 2 कॉलम है, उन्हें हमें एक दूसरे से मैच करना है। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से देखकर भी उत्तर जो मैं मौखिक बता रहा हूँ उसे आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। वैसे मैं अपने जो बता रहा हूँ उससे तो आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको इन वीडियो लेक्चर में कोई भी परेशानी होती है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और यही बताइए कि हम आगे किन चीज़ों पर वीडियो बनाएं। ठीक है बच्चों, तो पहला है जल परिवहन। तो जल परिवहन जो है इसे हम किससे मैच करेंगे? सबसे सस्ते साधन से। मतलब जल परिवहन एक ऐसा संचार का साधन है जो सबसे सस्ता होता है। ठीक है बच्चों, अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज। अब यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? महाराजमार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत क्या हुआ था? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के जो 4 बड़े बड़े नगर थे उनको जोड़ने का कार्य किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या हो गया? महाराजमार्ग। फिर अगली सही जोड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो बच्चों, कब चलाई गई थी? सन 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच। कब चलाई गई थी बच्चों? 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच, देश की पहली रेलगाड़ी। फिर अगली सही जोड़ी को हमें मिलाना है, राजमार्गों का निर्माण कौन करता है? तो लोक निर्माण विभाग करता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें कथन को पढ़ने के उपरांत सत्य और असत्य बताना है। तो पहला प्रश्न है, मुंबई एक वृहद पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। तो क्या यह सत्य है या असत्य है? मतलब यहाँ पे हमें मुंबई बंदरगाह के बारे में पूछा गया है कि वो प्राकृतिक है या नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सही, इसका उत्तर हो जाएगा कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि मुंबई एक बड़ा पत्तन है और जो प्राकृतिक रूप से मतलब विस्तृत भी है और सुचारू रूप से चलता भी है। ठीक है बच्चों, अगले सत्य सत्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला सत्य सत्य है, डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का एक विशाल कार्यक्रम है। तो भारत सरकार के द्वारा डिजिटल भारत एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से हमारे देश की जो जनसंख्या डिजिटल रूप से साक्षर नहीं, उन्हें साक्षरित करने का काम किया जा रहा है, ताकि वो ईमेल भेजना या फिर बातचीत करना, चैटिंग करना सीख जाएँ, कम से कम डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लायक तो बन जाए। तो क्या यह एक विशाल कार्यक्रम है? ये बात सत्य या असत्य है? तो बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य बात है। इसे भारत सरकार के द्वारा बहुत जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सत्य की तरफ। कांडला बंदर का एक ज्वारी पत्तन है। तो यहाँ पर जो कांडला बंदर का कहाँ स्थित है बच्चों? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और कच्छ की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये पूछ रहा है क्या एक ज्वारी पत्तन है? ज्वारी पत्तन यानी ऐसा पत्तन जिसका निर्माण ज्वार भाटा आने के कारण होता है। अब ज्वार भाटा क्या होता है बच्चों? यानी पानी का चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे तट के पास आने और तट से दूर जाने से इसका संबंध होता है। तो यह भी क्या है बच्चों? यह भी सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, सत्य असत्य। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, तो ये क्या सत्य या असत्य है, तो सत्य है। तो भारत में विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत कम होती है, क्या यह बात सही है। जो हम पाइपलाइन बिछाते हैं, चाहे वो तेल के लिए बिछाते हों, डीजल के लिए बिछाते हों या गैस के लिए बिछाते हों, तो इनके बिछाने की जो प्रारंभिक लागत है, सबसे शुरू वाली लागत, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्या वह कम होती है। आप ही बताइए, कम होती है क्या, नहीं होती ना, तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इस अगले प्रश्न में हमें क्या बताना है, हमें मतलब हमसे कुछ प्रश्न पूछे दिए गए हैं, मतलब जो कुछ प्रश्न लिखे गए हैं उनके उत्तर हमें एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न है कि देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, इसमें हमसे पूछ रहा है कि देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। तो कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है, अधिक अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब बहुत सारे देशों का व्यापार अधिकतर समुद्र से होता है, क्योंकि जो समुद्र से व्यापार है या जल के माध्यम से व्यापार है उसमें खर्चा कम आता है। तो हमारे देश का कितना प्रतिशत जो व्यापार है समुद्रों से होता है, वो 96, लगभग 96 या 95%। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, हमसे पूछ रहा है कि पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पत्तन स्थित है। तो हमसे ये जानना चाह रहा है कि जो तमिलनाडु है इसके दक्षिण पूर्व में कौन सा पत्तन स्थित है। तो कौन सा पत्तन स्थित है बच्चों, तूतीकोरिन। कौन सा पत्तन स्थित है बच्चों, तूतीकोरिन, जो कि चेन्नई, मतलब जिससे चेन्नई बहुत निकट में स्थित है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 हमसे पूछ रहा है कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि हमारे देश में जो सर्वाधिक समाचार पत्र हैं वो कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं। तो आप ही बताइए बच्चों, क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका सही आंसर है हिंदी भाषा। क्या है बच्चों, हिंदी भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। और पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था, 1780 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम बंगाल गजट था। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब हमें ऐसे व्यक्ति के काम के बारे में बताना है जो किसी उत्पाद को परिवहन के द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं व्यापारी। क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, कम व्यक्तियों कम दूरी पर कम वस्तुओं के परिवहन में कौन सी मितव्ययी है। मतलब हमें बताना है कि यदि कम व्यक्ति हैं, दूरी भी कम हो और कम वस्तुओं का परिवहन करना है, तो हमें कौन सा आवागमन का साधन या संचार का साधन उपयोग करना चाहिए। हवाई वाला करना चाहिए, जल वाला करना चाहिए या सड़क वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों, सड़क परिवहन का उपयोग करना चाहिए। और सड़क परिवहन एक ऐसा साधन है जो हमें घर तक पहुँचाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारा जो चैनल है आइडल देव क्लासेस, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने जो दोस्त लोग हैं या अपने जो भी सहपाठी हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें और अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो बच्चों, मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।